वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, विपक्ष के कुछ नेता पहुंच गए हैं कोर्ट इस बिल के खिलाफ, लेकिन वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा इस तरह की बात कहते हैं कि उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। लोकतंत्र में आप ऐसी बात करेंगे? कह रहे हैं कि जो भी लोग वक्फ बिल के खिलाफ हैं वो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। मतलब सीधे अब एकदम एक्सट्रीम लेवल पर ही अब लोगों को नेम कॉलिंग शुरू हो चुकी है। सीधे उनको गद्दार कह दो या फिर देशद्रोही कह दो, सिर्फ इसलिए कि वो कानून के पक्ष में नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये सवाल उठाया है और कहा है कि देखिए, जिस तरह से वक्फ बिल अटैक करता है मुसलमानों पर, और ये हमने पहले ही कह दिया था कि ये आगे भविष्य में और भी समुदायों पर हमला करने का एक जरिया बन जाएगा, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। और देखिए, इसके ठीक पास होने के तुरंत बाद आरएसएस को समय भी नहीं लगा कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया अब ईसाइयों पर। कॉन्स्टिट्यूशन ही एकमात्र एक ऐसा कवच है जो कि हमारे देश के लोगों को इस तरह के किसी भी हमले से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। और ये हम सब लोगों की कलेक्टिव ड्यूटी है कि हम उसको मिलकर डिफेंड करें। और साथ ही टेलीग्राफ की उन्होंने खबर की क्लिपिंग पोस्ट की हुई है, स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, जिसमें हेडलाइन ये कहती है कि पार्लियामेंट में वक्फ बिल के सफलतापूर्वक उसको पास कराने के ठीक बाद आरएसएस का ध्यान अब शिफ्ट हो गया है कैथोलिक चर्च के जमीन पर। जो कानून लाया गया है, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिसके ऊपर कई सारे संशोधन, मतलब विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर 44 संशोधन उसमें सुझाए थे जेपीसी में, 14 मान लिए गए, क्योंकि एनडीए के भी जो घटक दल थे उनकी तरफ से भी कहा गया कि 14 संशोधन मान लेने चाहिए। तो अगस्त में जो आपके सामने एक रूप रखा गया था जिस बिल का, उससे अप्रैल वाले बिल की शक्ल थोड़ी सी दूसरी थी, थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि 14 संशोधन के बाद वो बिल आया। लेकिन अगर किसी की कोई आपत्ति है उस बिल से, और वो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन जो लोग अब कोर्ट जा रहे हैं और जो भी अगर उसमें कोई आपत्ति दर्ज करा रहा है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात बोल देते हैं कि वो सब लोग गद्दार हैं और इनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ये कह रहे हैं। नीतीश कुमार जरा समझाएंगे अपने राज्य के उप मुख्यमंत्री को। वहीं आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वक्फ बिल पास होने के बाद, जब ये अब संशोधन के बाद एक नया कानून बनेगा, तो इसके बाद आखिर कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर इसका असर होगा, क्या मायने हैं इसके। आपको पता है कि पूरे देश भर में इस वक्त 8,80,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 73,000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। और ये जो 73,000 प्रॉपर्टीज हैं, ये अब इस नए कानून के आने के बाद उसके दायरे में आएंगी। कैसे पड़ेगा इसका असर, क्या होंगे इसके मायने, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताती हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जहां वक्फ की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं, वहीं डिस्प्यूट में जो उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, वो उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू पंजाब। सबसे टॉप पर जो लिस्ट में है डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज में, वो है पंजाब। तो आइए मैं आपको कई सारे स्टेट्स का बताती हूँ इस वक्त वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर हाल क्या है। अभी तक तो ये आपको समझ में आ चुका है कि वक्फ एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जो कि मुस्लिम्स के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग रखी गई है, जिसमें कि उनके रिलीजियस, चैरिटेबल और प्राइवेट पर्पसेस शामिल हैं। तो वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसको हम वामसी बोलेंगे आगे। इसका डेटाबेस कहता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन किया जाता है। ये वक्फ प्रॉपर्टीज और उसके कितने टाइप्स हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा, उसका करंट स्टेटस कैसा, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक डेटाबेस मेंटेन करके रखता है। और इस डेटाबेस के हिसाब से 8,80,000 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 2,40,000 उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा वक्फ एसेट्स आप बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, जिसमें सुन्नी और शिया बोर्ड्स भी शामिल हैं। यूपी के बाद अगर दूसरे नंबर पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ किसी के पास हैं तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर 80,480 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। पंजाब में 75,511 हैं, तमिलनाडु में 66,092 हैं और कर्नाटक में 65,242। बिहार एकमात्र ऐसी स्टेट है, एकमात्र ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश के अलावा जहां पर एक सेपरेट सुन्नी और शिया बोर्ड बना हुआ है, बल्कि बाकी जितने भी और राज्य हैं वहां पर एक यूनिफाइड, इकट्ठा, साझा वक्फ बोर्ड्स हैं, दोनों के ही एक साथ हैं। अब इनमें से 6,20,000 वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके अंदर शमशान शामिल हैं, एग्रीकल्चरल लैंड शामिल हैं, या फिर मस्जिदें शामिल हैं, या फिर किसी तरह के कोई अपने हाउसेज हैं। सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का अकेले शमशान जो है वो 17.3% कैप्चर करता है।
वहीं एग्रीकल्चरल लैंड और मॉस्क यानी मस्जिदें जो हैं, अगर एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो वो शमशान के बाद सेकंड बिगेस्ट ग्रुप है, जो कि 16% है और साथ ही 14% मस्जिदों के पास है। सो बेसिकली वक्फ का जो ये बिल लाया गया है, इससे एक तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ऑल्टर किया जाएगा अभी तक वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था उस पूरे के पूरे सिस्टम में। वक्फ प्रॉपर्टीज़ कितनी डिस्प्यूटेड है, हम ज़रा इसके ऊपर गौर कर लेते हैं। वामसी का डेटाबेस कहता है कि जो प्रॉपर्टीज़ कैटेगराइज होती हैं अतिक्रमण में, एनक्रोच्ड, वो लिटिगेशन में आ जाती हैं या फिर एलियनेटेड कहलाई जाती हैं, उसके अंदर डिस्प्यूट माना जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ जो लिटिगेशन में होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक एक्सटर्नल लिटिगेशन होता है जिसमें कोई ना कोई सिविल सूट हो जाता है, कोर्ट में मामला जाता है और किसी न किसी इंडिविजुअल को लेकर ये सिविल सूट्स होते हैं, या फिर एक इंटरनल लिटिगेशन होता है जिसके अंदर डिस्प्यूट्स वक्फ बोर्ड के अंदर ही होते हैं। एलियनेटेड प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसके अंदर इलीगल ट्रांसफ़र, ओनर की तरफ से इलीगल ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है और इसकी वजह से सिविल सूट्स हो जाते हैं, कोर्ट में मामला चला जाता है। एनक्रोच्ड यानी अतिक्रमण की गई प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट ऐसा दावा करती है कि वो उसकी ज़मीन पर बनाया गया है और फिर इसीलिए इस वजह से वो ओपन टू डिस्प्यूट होता है कि उसके ऊपर विवाद हो जाता है, तो वो विवादित हो जाती है और उसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है वो ट्राइब्यूनल में किया जाता है। या फिर प्रपोज्ड बिल के अंडर अब क्या होगा कि ट्राइब्यूनल जिसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा और साथ ही राज्य सरकार का एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होगा, वो उसका फैसला करेंगे। जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, उसका सबसे लंबा अभी तक का लीगल केस चला है 1992 के उसके डिमोलिशन के बाद। वो सबसे प्रोमिनेंट वक्फ प्रॉपर्टी थी भारत में जो कि डिस्प्यूटेड थी। डिस्प्यूट ओवर द साइट यानी जहां पर इस वक्त राम मंदिर खड़ा हुआ है उसके ऊपर डिस्प्यूट था, जिसको पहली बार लोकल कोर्ट्स ने सुना और उसके बाद उसके ऊपर फैसला किया गया 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब हम अगर राज्यों की बात करें तो उसमें पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, जहां पर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में बताई जा रही हैं। जैसे कि वामसी का डेटाबेस ये कहता है कि अकेले पंजाब में ही 75,511 वक्फ प्रॉपर्टीज़ में से 56.5% वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, क्योंकि उनको एनक्रोच्ड कहा जा रहा है। वहीं और ये इस वक्त पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एक आंकड़ा माना गया है, अकेले पंजाब से आया है। वहीं पर यूपी के पास बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ ज़रूर है भारत में, लेकिन उसके पास जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ है वो सिर्फ 3044 है। पश्चिम बंगाल में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब पंजाब का तो जैसे मैंने आपको बताया कि 56.5% है, वहीं पश्चिम बंगाल में ये जो डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3742 है। तो ये आप देखिए कि इतनी सारी जो ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो कि डिस्प्यूट में बताई जा रही हैं, इन सब के ऊपर असर पड़ने वाला है इस नए कानून के आने के बाद। और अगर इन वजहों से किसी को आपत्ति है, वो कोर्ट भी जा रहे हैं। पहला तरीका ये अपनाया गया है कि संसद के अंदर इस बात को रखा जाए, संसद के अंदर इस पर चर्चा हो, संसद के अंदर वो बिल पास ना करने दिया जाए। लेकिन जब वो पास हो गया तो दूसरा एक रिजॉर्ट है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे प्रावधान हमारा संविधान ही किसी को देता है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को गद्दार कैसे बोल सकते हैं? किसी चीज़ से आपत्ति है, आपका कोई फैसला, सरकार का कोई फैसला पसंद नहीं आया, सरकार का कोई कानून पसंद नहीं आ रहा, उसका कोई बिल पसंद नहीं आ रहा, तो सब लोग गद्दार हो गए। ये इन्होंने हमेशा का शुरू कर दिया है। किसान बैठ जाते हैं सड़क पर और उनको पसंद नहीं आता कि आप जिस तरह का ऑर्डिनेंस लाए और उसके बाद आप कानून बनाना चाह रहे हैं, तो उनको गद्दार बोलना शुरू कर दिया गया, खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिया गया। अब इस बीच में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक आलोचना की जा रही है कि आखिर राहुल गांधी संसद में मौजूद क्यों नहीं थे जब ये बिल की वोटिंग वो करके गए हैं। लेकिन जब इस पर चर्चा हो रही थी तब राहुल गांधी, जो कि खुद लीडर ऑफ अपोजिशन हैं लोकसभा में, उन्होंने कुछ भी बोला क्यों नहीं। और वही प्रियंका गांधी को लेकर भी ये हो रहा है, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो तो संसद में ही नहीं थी, एक विप जारी होने के बावजूद वो संसद में ही नहीं थी। हालांकि उनकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन और उन्होंने ये बताया है कि अलग से उन्होंने ओम बिरला से ये बात अपनी रख दी थी और परमिशन ले ली थी कि वो इस वक्त अमेरिका में हैं किसी एक क्लोज किन के पास जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं और इसलिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आलोचना तो भैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये होगी ही ना।
अभी इसके काउंटर में ये नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी भी तो नहीं थे। अरे उनका तो लाया हुआ कानून है, आप इसके ऊपर 10 तरह की बातें बोल रहे हैं, आप इसकी आलोचना कर रहे हैं, ट्वीट करके तो आप निकल जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब संसद के पटल पर आपको बैठकर बोलना चाहिए, जब आपको अपनी बात रखनी चाहिए, उस वक्त आप नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सत्यमेव जयते।